हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ अंसारी साहब। यूसुफ अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। आज मुद्दा बहुत खास है। जमीयत उलमा हिंद के चीफ महमूद मदनी ने एक बयान एमपी में दिया है और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम था, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है, ऐसा कहा है जो मीडिया पर उन्होंने आलोचना की है मीडिया की, कि किस तरह से वो जिहाद के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं और कुछ टिप्पणियां उन्होंने केंद्र सरकार की रवैये को लेकर की हैं। खासतौर से माइनॉरिटी को लेकर जो व्यवहार है केंद्र का, मोदी सरकार का, उसको लेकर वो बहुत ही क्रिटिकल नजर आए। ये मदनी पूरे मीडिया में अपने बयानों के बाद छाए हुए हैं। यूसुफ साहब, कितना सही मानते हैं आप महमूद मदनी के इन बयानों को, या आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा देखकर बोलने की जरूरत थी? देखिए, वसीम बरेली साहब का एक शेर है, जी कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, जी ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जी महमूद बदरी साहब का बयान जो भाषण था वो काफी लंबा भाषण था। उसमें से आपने कोई एक पॉइंट निकाला जिसमें उन्होंने जी कहा कि साहब जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, जी जहां जुल्म होगा वहां। सिर्फ इस एक लाइन पर एतराज सबको है, उस पर बवाल मचा हुआ है। मैंने कई टीवी चैनल्स पर इस मुद्दे पर हुई डिबेट्स भी देखी हैं, लोगों के उस पे जी ख्यालात भी देखे हैं, अलग मुख्तलिफ ख्यालात देखे हैं। तो पूरे भाषण में से एक लाइन निकालकर उस पे बवाल मचा देना, ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है जी कि मौलाना महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, या और कोई आलिम हो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, या जो ये दावा करते हैं कि साहब वो मुस्लिम समाज की मजहबी रहनुमाई करते हैं, तो ये उन जी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जब भी बोले, मुंह खोले, तो तोल मोल के बोले। ये उनके ऊपर भी जी जिम्मेदारी होती है। अगर वो जिहाद शब्द का इस्तेमाल वहां उन्होंने नहीं किया होता तो मेरे ख्याल में इतना बखेड़ा नहीं होता। वो ये भी कह सकते थे कि साहब अगर जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी और पुरजोर तरीके से उठेगी। जी चूंकि जिहाद शब्द को मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है, अलग अलग उसका इस कदर मिस इंटरप्रेट किया गया है कि उसके मतलब ये लगता है कि साहब आप सड़कों पर आकर जो है कोहराम मचाएंगे, बम फोड़ेंगे, मारकाट करेंगे, ये जिहाद। कि ऐसा नहीं है। जी लेकिन समझाए कौन? और जो सबसे जिम्मेदार है, जिसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने तो अपनी सारी जी शर्म लिहाज उठाकर एक तरफ फेंक दी है। जो शर्मो हया के जी जो पर्दे भी होते हैं वो भी खत्म कर दिए हैं। तो अब ऐसी पोजीशन में कि जब मीडिया ही अपनी जिम्मेदारी भूल कर देश में आग लगाने पर तुला हो, तो उस सिचुएशन में तो हम ही को, हमको और आपको सोच समझ के बोलना है। जी तो ये जी महमूद बजनी ने जो कुछ कहा, अगर इस एक शब्द को निकाल दे, इस एक सेंटेंस को निकाल दे, तो उन्होंने क्या गलत कहा? तो जी जी मुसलमानों के साथ जो बर्ताव इस देश में हो रहा है, ना उनकी कहीं कोई सुनवाई है, अदालतें भी खामोश है। कहीं अभी एक किसी आतंक के आरोप में फंसे किसी नौजवान को बरी करते हुए एक जज साहब ने टिप्पणी की कि साहब मैं भारी मन से रिहा कर रहा हूं क्योंकि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। तो ये जो मुसलमानों के साथ जो सौतेला बर्ताव इस देश में हो रहा है, सरकारें उनके खिलाफ है, सिस्टम उनके खिलाफ हो चुका है पूरी तरह से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मदनी साहब जैसे लोग हैं, तो उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन है, एक जिम्मेदारी भी है कि भाई हम लोग इतने दिन से कौम की रहनुमाई करते रहे हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, कौम के मसाइल सरकार के सामने रखते हैं किसी ना किसी शक्ल में, हमारी भी नहीं सुनी जा रही है। कोई मसला भी हो रहा है, दावा किया जाता है कि साहब देश संविधान से चलेगा। संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेकर बनने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री संविधान का कितना पालन कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। पूरी दुनिया में क्या मजाक उड़ रहा है देश का, ये सब जानते हैं, सबके सामने है। लेकिन फिर भी चूंकि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना है कि सरकारों से जनता ये सवाल ना पूछे कि जिन वादों को लेकर आप सत्ता में आए, हमने वोट दिया, आप सत्ता में आए, आपको सत्ता में बैठाया, उन पर आप क्या कर रहे हो? बेरोजगारी पे कंट्रोल क्यों नहीं है? बेरोजगारी कैसे दूर होगी? महंगाई पर काबू कैसे होगा? लोगों को बुनियादी जरूरत की चीजें मुयसर नहीं हो पा रही हैं। अभी एक सर्वे कहीं आया था तो मैं देख रहा था, एक आध महीना पहले की बात शायद है, कि इस देश का जो मिडिल क्लास था उसका एक बड़ा हिस्सा लोअर मिडिल क्लास में तब्दील हो चुका है। तो क्या देश में विकास की उल्टी गंगा बह रही है? अभी
अमेरिका के किसी अखबार ने खुलासा किया कि साहब IMF ने, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, शायद IMF ने ना, कि फर्जी आंकड़े पेश करके तस्वीरें देश की छवि को सुधारा जा रहा है। तो ये सब जो हालात हैं, ये बड़े खराब हालात हैं। इन हालात में देश के नागरिक को समझना होगा। हम तो ये मान के चलते साहब, देश का हर नागरिक देश के प्रति समर्पित है, वो देशभक्त है, देश प्रेमी है, उसे देश से प्यार है। तो जिसे भी देश से प्यार है, अगर देश के खिलाफ कोई बात होगी, देश के मिजाज के खिलाफ कोई बात होगी, तो जिम्मेदारी सब पे आयद होती है। उदय प्रताप यादव का एक शेर है, गजल का मतला है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इस देश जी को जी बचाने की जिम्मेदारी भी सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है, मदनी साहब की भी है, मोदी जी की भी है, योगी जी की भी है, अमित शाह की भी है, हेमंत बिस्वा शर्मा की भी, राहुल गांधी की भी है, सबकी है। तो इस देश को बचाना, उसकी संस्कृति को बचाना, उसके संविधान को बचाना, उसकी रवायत को, लोकतंत्र को बचाना, ये सबकी जिम्मेदारी है। हर आदमी को अपने हिसाब से करना चाहिए। तो मदनी साहब ने जो कहा कि साहब जुल्म होगा तो आवाज उठेगी, जो जिहाद के ऊपर जो बवाल मच रहा है, मुझे लगता है कि ये बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। आप टीवी चैनलों पर बहस देखिए, एंकर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनकी मर्जी की जो बात कहे मैं वो बात सही है, बाकी जो बात कह रहा है वो मैं देशद्रोही है। मैं यूसुफ साहब उसी पर वापस आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि हम और आप, मैं मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि लंबे वक्त तक मेन मीडिया में काम कर चुके हैं और अब भी एक्टिव हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। तो पिछले 10-12 सालों में जो मीडिया की एक्टिविटी है, खास तौर से ऐसा लगता है कि जैसे पंचिंग बैग उन्होंने माइनॉरिटी को बना लिया। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और हम सबको इस बात का अंदाजा है कि माइनॉरिटी, खासतौर से मुसलमानों को पूरे मीडिया ने पंचिंग बैग बना लिया। पंचिंग बैग मतलब ये है कि शाम को उसमें आप घूसे मारिए और जो झड़ेगा उससे किसी की टीआरपी बढ़ेगी और किसी को वोटों का फायदा होगा। तो ये कोई देशभक्ति तो नहीं है, ये कोई आप समाज में कुछ जोड़ तो नहीं रहे हैं। एक्चुअली अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो ऐसे ऐसे लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो उनकी कोई जवाबदेही। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या आपने तो वो दौर भी देखे, पुराने दौर भी देखे, ये दौर भी देखे, ये जो बदलता हुआ मीडिया है क्यों ऐसा हुआ है, और क्या आपको फैक्टर नजर आते हैं कि बार बार माइनॉरिटी, खासतौर से मुसलमानों के लिए शाम की डिबेट एक हॉट पॉइंट होती है, एक दाढ़ी वाला मौलाना बैठा रहता है और डिस्कशन चलता है। क्या कमेंट करें? इसके एक बड़ी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। मुसलमानों का जो डेमोनाइजेशन शुरू हुआ इस देश में, दशकों पहले शुरू हुआ, वो अब अपने चरम पर पहुंच गया है। यानी हर समस्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर बहुसंख्यक समाज में, खासकर हिंदू समाज में, उनके प्रति एक नफरत पैदा करना, ये इसका मकसद है। और इस मकसद के पीछे कौन लोग हैं ये सबको पता है, किसको फायदा है ये सबको पता है। मीडिया उस मकसद को हासिल करने में उनकी मदद कर रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और चूंकि ये एक इस देश, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, लिखी थी किसी अपने आर्टिकल में, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल का, 25 साल के कबल की बात है। बात होती है कि साहब बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। सांप्रदायिक, मैंने कहा नहीं, जैसे दूसरी पार्टियां हैं वैसे बीजेपी भी एक पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। उसे कम्युनल पार्टी मानना जो है गलती है। बीजेपी दरअसल इस देश में जो कम्युनल सोच रखने वाले लोगों की रहनुमाई करने वाली पार्टी है। और आप अगर आप देखें तो बीजेपी में जो निचले स्तर के नेता हैं, छुट भैया जिसे कहते हैं, सियासत के पायदान पर, निचले पायदानों पर है और उन्हें ऊपर चढ़ना है। तो पिछले 10-15 साल में, खासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उसके बाद से, ऐसे कौन लोग हैं जिनको तरक्की मिली है? ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कभी ना कभी किसी ना किसी मुद्दे पर विश्व अमन किया है, जहर फैलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसे तमाम लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, उनकी कई बार इसको लेकर के आलोचना भी हुई है। तो एक तो सिस्टम बन गया है। हमारे बहुत अच्छे कई दोस्त हैं जो सेकुलर मिजाज थे शुरू से, हिंदू मुस्लिम भाईचारा उनकी, उनका एक बुनियाद हुआ करती थी। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद या बीजेपी की वजह से वो भी कम्युनल हो गए हैं। वो, उन्होंने मिलना जुलना कम कर दिया है। उनसे कई बातचीत हो तो कहते हैं यार हमारी पार्टी में यही पसंद किया जाता है, तो हम क्या करें, सर्वाइवल तो है। तो जो सिस्टम जैसे ऊपर से जो होता है ना कि भाई ऊपर का सिस्टम जो सोचता है, वैसे नीचे लोग हो जाते हैं। तो ये उनके एजेंडे को पूरा करने में मीडिया मदद कर रहा है, और ये शर्मनाक स्थिति है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, देश के लिए अच्छी नहीं है।
अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि जब से सरकार, मोदी सरकार पावर में आई है, तो माइनॉरिटी का आपको लगता है कि टेक्निकली माइनॉरिटी की भी कुछ फेलियर है इसे समझने में, इसके हिसाब से फैसले लेने में, या एन ब्लॉक की जो वोटिंग होती है कि एक तरह से जैसे बीजेपी को एक मौका, कहीं कहते हैं कि हम अलग हैं तो हम ठीक है, हम फैसले करेंगे, लगता है कि माइनॉरिटी अपने इस लेवल पर कहीं चूक कर रही है या कहीं कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक है? ये इशरत कानपुरी साहब का, इशरत कृतपुरी साहब का एक शेर है, ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात न थी, ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात न थी, हम तो डूबे हैं खुदाओं पे भरोसा करके। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि साहब माइनॉरिटी के चूक नहीं हुई, ब्लंडर्स हुए हैं, गलतियां हुई हैं, हिमालयन ब्लंडर्स हुए हैं, और उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए मुस्लिम समाज जिम्मेदार है, मुस्लिम समाज के मजहबी रहनुमा जिम्मेदार है। जो मदनी साहब आज संघर्ष की बात कर रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, ये इनके खानदान के लोग या दूसरे जो बड़े बड़े संगठन चलाने वाले हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, या वो आपके इमारत शरिया हो, ये सब जिम्मेदार है। ये सब इसलिए जिम्मेदार है कि इन्होंने मुसलमानों की सही रहनुमाई नहीं की, उन्हें गलत रास्ते पे डाला। जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर ने एक सोच दी, वो सोच सिर्फ दलितों के लिए नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। उन्हें सिर्फ दलितों का नेता मानना या दलितों का नेता कहना उनकी तौहीन है, उनका अपमान है, उनका कद को कम करना है। उन्होंने सोच क्या दी, पढ़ो लिखो, पढ़ो, शिक्षा हासिल करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या किसी मुस्लिम सियासतदान ने मुसलमानों को कोई ऐसी सोच दी? क्या मुसलमानों ने, अगर मुसलमान भीमराव आज तो आप देखिए, मुसलमान भीमराव अम्बेडकर को अपना नेता मानते हैं। उस वक्त मानते थे कि नहीं मानते थे, ये अलग बात है, इतिहास की खोज करके पता चलेगा। हालांकि उस वक्त भी मुसलमानों में बड़ा सम्मान अम्बेडकर साहब का था, लेकिन क्या अम्बेडकर साहब के इस नेतृत्व को माना? जितने मुस्लिम संगठन बड़े बड़े चल रहे हैं, मजहबी रहनुमाई करने वाले, ये क्या कर रहे हैं, इनके नेता क्या कर रहे हैं, आपको इसे पता नहीं है। जो बड़े बड़े मदरसे चला रहे हैं, उस पर क्या ज़कात का पैसा इकट्ठा कर लिया है, खैरात का पैसा इकट्ठा कर लिया, सब पेट में जा रहा है। उस पेट में जा रहा है जिसके बारे में कुरान कहता है कि साहब यतीमों का माल खाना जो है, नाहक खाना जो है, आप अपने पेट में भड़कती हुई आग भर के, इनको नहीं मालूम है क्या? जिस जिस चंदे के पैसे से ये मदरसे चला सकते हैं, दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलूम, मज़ारुल उलूम और बहुत सारे उलूम है, क्या उससे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती है? मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुल सकते हैं? ये क्यों मुसलमानों को जमीन से नीचे और आसमान से ऊपर की बातें बताकर बहकाते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर चलने में मजबूर करते हैं? तो ये रास्ता ही गलत चुना गया शुरू से, तो उसका नतीजा भुगत रहा है। क्योंकि मुसलमानों ने अपना दिमाग तो मौलवियों के पास रख दिया गिरवी, अपने दिमाग से तो सोचते नहीं है, हर चीज उनको मौलाना मौलवी बताएगा और मौलवी अपने हिसाब से बताता है। देखिए, ट्रिपल तलाक का मसला जब शाहबानो वाला केस हुआ 1986 में, तो उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि साहब इसे कानून मत बनाइए, हम इसे कोडिफाई करेंगे। तो 86 से लेकर भी 2017 तक जब सारा बानो गई सुप्रीम कोर्ट, तब तक इन्होंने क्या किया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किताब निकाली, मजमुआए इस्लामी कवानीन, वो पढ़ के देखिए आप। जिस तलाक से छुटकारा पाने की बात कही गई थी, वादा किया गया था, उन्होंने तलाक के 36 तरीके और बता दिए, साहब ऐसे भी तलाक हो सकती है, इंस्टेंट तलाक हो सकती है। तो मुसलमानों को गुमराही के रास्ते में डालने के लिए, ये जुमे की नमाज के बाद जो झुंड निकलते हैं मुसलमानों के पत्थर फेंकने के लिए, ये तो सच्चाई है ना, इसे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि पत्थरबाजी तो मुसलमान करते हैं जुमे की नमाज के बाद। मैं कहता हूं, कई बार पहले भी कह चुका हूं, कि जुमे की नमाज के बाद किसी भी प्रदर्शन पे रोक लगा देनी चाहिए। अगर मुसलमानों को अपने समाजी, सियासी, आर्थिक मुद्दों से लगाव है, उन्हें वो हल करना चाहते हैं और उसके लिए इज्तिमाई तौर पर कुछ करने की जरूरत महसूस करते हैं, तो जुमे की नमाज के बाद का छोड़ के किसी और दिन डीएम से, एसपी से मिलने का टाइम ले, जंतर मंतर पे आए, भीड़ करें, अपनी बात उठाएं, उसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते। तो जब आपके अंदर जज्बा ही खत्म हो जाएगा, आपकी सोच तो यूनिवर्सल, कुरान मुसलमानों को यूनिवर्सल सोच देता है, फस्तिबू खैरात की बात करता है, ह्यूमन वेलफेयर के डेवलपमेंट की बात करता है, ह्यूमन वेलफेयर के काम करने की बात करता है, ताकीद करता है कि ये काम कीजिए। वो काम तो हम करते नहीं है, और हम सिर्फ मजहबी मामलों में अपनी ताकत दिखाते हैं, भीड़ दिखाते हैं। ये मौलाना मदनी का संगठन है जमीयत उलमा, इनका क्या काम है? ये हर साल रामलीला मैदान पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, एक प्लेट बिरयानी खिलाते हैं और अपनी ताकत दिखा देते हैं। पहले तो राज्यसभा वगैरह मिल जाती थी, लेकिन अब
जो पार्टियां इनको राज्यसभा देती थी, अब उन पार्टियों की खुद की ताकत कम हो गई है, वो कहां से देंगे इनको? बीजेपी इनकी सुन नहीं रहे, मोदी इनकी सुन नहीं रहे, तो तिलमिलाहट है। मौलाना तौकीर रजा ने क्या किया? उनके ऑडियो ऑडियो क्लिप वायरल है, वो क्या भड़का नहीं रहे थे वो? तो ये तो जो आम मुसलमान है, आपकी तरह हमारी तरह, उन्हें सोचना है। भाई कबर में हमें अपने सवालों का खुद जवाब देना, तो हम खुद दीन सीखें, हम क्यों उनके पीछे रहते हैं? कुरान में तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जब कयामत के दिन तुमसे सवाल जवाब होगा, तो वहां ये दलील नहीं चलेगी कि साहब मुझे तो फला ने बता दिया था, फला अली ने बता दिया था, इसलिए मैं वो मानता रहा। हमने तुम्हें किताब दी, किताब से पढ़ो, सीखो। और जिस किताब की हम बात कर रहे हैं, उसमें जिहाद का जो आया है, वो जिहाद क्या है? वो बुराई के खिलाफ संघर्ष का नाम जिहाद है। और ये कहा गया कि सबसे बड़ी जिहाद ये है अपने नफ्स के खिलाफ। यानी हमारे अंदर जो शैतान छुपा हुआ है, जो हमें गलत काम करने में मजबूर करता है, उसके खिलाफ, अपनी नफ्स के खिलाफ संघर्ष करना, ये सबसे बड़ी जिहाद है। जिहाद अकबर को कहा गया है। अच्छा यूसुफ और साहब, मैं एक मीडिया, सवाल और पूछूंगा कि वापस मैं उसी जी पर जी, आऊंगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है घुमा फिरा के मीडिया पर आके टिकता है। तो ये आर्गुमेंट जो था वो उनके उनकी सभा में भी मीडिया से शुरू हुआ था, और मीडिया ने इस पर बड़ा प्रॉम्प्टली कहा कि साहब ये बड़ा हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पंचिंग बैग की स्थिति है माइनॉरिटी की, ये कैसे दूर होगी? मतलब मीडिया, मैं मीडिया को ये नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे हैं, बहुत सारा मीडिया पॉजिटिवली भी काम करता है और चीजों को बैलेंस भी करता है, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करता है मीडिया को, हम सब जानते हैं। ये कैसे रुक सकती है? इसका कोई सॉल्यूशन है? माइनॉरिटी में इसको लेके बड़ी नाराजगी है, एक बड़ा वर्ग भी है, लेकिन कोई करता नहीं। इवन मैंने देखा कि हर तरफ से ये लोगों को एहसास है कि ये ठीक नहीं हो रहा। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं? इसका सोल्यूशन ये है कि जितने टीवी चैनलों पे शाम को डिबेट होती है, उन सब चैनलों की टीवी डिबेट 10, 15, 20 रिकॉर्ड करके, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में इन चैनलों का लाइसेंस रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दें। और जो एप्लीकेशन देने वाले हैं वो खड़े हों वहां पर। एक चैनल का लाइसेंस नहीं बचेगा अगले 6 महीने में, सब रद्द हो जाएंगे, सब बंद कर देंगे। कोई खड़ा तो हो। अब तक अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है, क्या गड़बड़ है? जिनकी जिम्मेदारी करने की वो करे। 84 में सिखों का कत्लेआम हुआ, कितने साल हो गए, अभी तक सिख कौम मुकदमा लड़ रही है। जो आम आदमी पार्टी जब बावर कितनी सीटें जीतकर वहां मुख्य विपक्षी दल बनी पंजाब में, फुल्का साहब उसके थे, अपोजिशन का लीडर उन्हें बनाया गया। तो उन्हें जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, तो उन्हें बताया गया कि साहब, या तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन रह सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना, नहीं, मैं सिखों के का जो कत्लेआम हुआ उसके मुकदमे लड़ रहा हूं, और वो जंग मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद ठुकरा दिया और मुकदमा लड़ा। उन्हीं के लड़े हुए मुकदमे से सज्जन कुमार को सजा हुई, उन्हीं के मुकदमे लड़े हुए है ना। तो अगर वो मुकदमा छोड़ के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद संभाल लेते, तो क्या मुकदमा लड़ पाते? ये जज्बा खत्म हो गया बिल्कुल। ना जुल्म के खिलाफ लड़ने। जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा, जो मदनी साहब ने जो बात कही है, वो बात कह रहे सरेंडर कर देते हैं। अरे भाई, जब हालात इस तरह के हो तो लोग सर, तो मैं ये कहता हूं मदनी साहब ने सरेंडर कर, बाकी लोग क्यों नहीं है? आप ये बताइए, हाशिमपुरा का दंगा हुआ, मलियाना का कत्लेआम हुआ, फिरोजाबाद के दंगे, बिजनौर के दंगे, मुरादाबाद के दंगे, किसी एक दंगई को सजा मिली? किसी एक दंगे को सजा दिलाने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े मुस्लिम वकील हैं, क्या कोई एक आदमी सामने आया कि साहब ये मुकदमा मैं लड़ूंगा? एक महमूद प्राचा का नाम सामने आता था, जो दिल्ली दंगों के आरोपी, उनके खिलाफ, उनके लिए वो फ्री में मुकदमा लड़ रहे हैं। इनके अलावा मुझे दो चार और जूनियर लेवल के लोग हैं, बड़ा आदमी कोई तो नहीं है करने के लिए। तो ये जो जब हमारे अंदर जज्बा ही नहीं है, नाम के मुसलमान रह गए हैं, तो कहां से आएगा? वह जिसकी जो लड़ाई लड़नी है, इतने लोग टीवी देखते हैं, सब आपको नहीं पता कि टीवी का लाइसेंस मिलता है, उसमें सबसे दो तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे प्रिय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें कहा गया है साहब, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने की जिम्मेदारी है सरकारों की और नेशनल मीडिया की। तो क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट कितना हो रहा है? साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह जो है वो क्या क्या परोसा जा रहा है? तो अगर मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर इन टीवी चैनल जो नफरत फैलाते हैं, इन्हीं के प्रोग्राम सब यूट्यूब पे मौजूद, अभी हाल ही में हुआ भी है,
कई टीवी चैनलों को अपने प्रोग्राम हटाने पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर या किसी और आदेश पर, कोर्ट के आदेश पर उन्हें हटाना जी पड़ा है। जी इन्हीं के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है सारे प्रोग्राम, वो निकालिए, कानून के देखिए और सबके खिलाफ आप उनका लाइसेंस रद्द करने की अर्जी डाल दीजिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कमेटी में, मिनिस्ट्री में। उनकी जिम्मेदारी है कि हर कंप्लेंट को वो रजिस्टर करेंगे, कंप्लेंट के बाद उसका दोनों पक्षों को सुना जाएगा, चैनल वालों को बुलाएंगे, जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाएंगे, पूछेंगे क्या है, वहां जाके बहस कीजिए ना। तो ये जो वहां जाके कानूनी तौर पर कौन बहस कर सकता है? मैं तो पत्रकार हूं, मैंने लॉ की पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, मैं तो लिख सकता हूं, मैं बता सकता हूं, और तो आप भी पत्रकार हैं, आप कर सकते हैं। ये काम तो जो कानून को बेहतर समझते हैं, कानूनी दांवपेच को समझते हैं, ये उनके काम है, वो करें, वो क्यों नहीं करते हैं? ये एक तरह की वो माइनॉरिटी में खामोशी है। खामोशी है, तो खामोशी से तो काम नहीं चलेगा। जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती है, जंग हर मोर्चे पे लड़ी जाती है, और हर मोर्चे पे जंग लड़ने का जिस महाज का जो काबिल आदमी होगा वो लड़ेगा। मीडिया की जंग आप लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, आर्ट की जंग आर्ट वाला लड़ेगा, है ना। कुल मिलाकर के ये है कि ये मुसलमानों के लिए इंट्रोस्पेक्शन का समय है। इंट्रोस्पेक्शन करें और इंट्रोस्पेक्शन से जो रास्ता निकले उस पर अमल करें। जी अच्छा, मदनी का और जमीयत उलमा हिंद का अब क्या आप ट्राजेक्टरी देखते हैं? आपको लगता है ये विवाद एनसर्कल कर सकता है, ज्यादा बड़ा हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन पर असर पड़ सकता है, कोई इम्पैक्टफुल लेवल आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, इनके ऑर्गेनाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके ऑर्गेनाइजेशन पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बीजेपी समर्थक लोगों को अंधभक्त बोलते हैं ना, अंधभक्त। तो ये अंधभक्ति तो 2014 के बाद शुरू हुई है ना। मुसलमान तो मौलवियों के शुरू से अंधभक्त रहे हैं, जो मौलवी कहे वो सही है। तो इनकी जो तरबियत है, जमीयत उलमा हिंद से जो लोग जुड़े हुए हैं वो उसी अंधभक्ति वाली सोच के लोग हैं, वो उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के 2008 में दो हिस्से हो गए थे। मौलाना असद मदनी के इंतकाल के बाद चचा भतीजो अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी के बीच इख्तलाफ हुए, बहुत झगड़े हुए, और वो दो बन गए हैं। बस चचा के लिहाज में महमूद मदनी अपने रहनुमाई वाले जमीयत उलमा के सदर नहीं है, वो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, कि चचा से बराबरी नहीं करनी, उनके नीचे रहना है। ठीक, चलाते वही है पीछे से, तो इनको ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनकी जिम्मेदारी क्या है कि ये माशरे में सही मतलब समझाएं। जैसे जिहाद के बारे में जो बात हुई थी, जो असल मसला तो जिहाद का है ना, वो ये उस जी मंच पे उन्हें समझाना भी चाहिए था भाई जिहाद किसे कहते हैं। उनकी जिम्मेदारी, मैं कहूंगा एक बात, उसका असर उतना नहीं होगा जितना असर मौलाना महमूद मदनी की बात का होगा या मौलाना अरशद मदनी की बात का होगा। दरअसल इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि ये एक ही माहौल में रहते हैं, शुरू से मुसलमानों के बीच रहते हैं, तो इनकी सोच दूसरा आदमी हमारे बारे में क्या सोचता है उस तरफ जाती नहीं है। हम लोग मिली जुली सोसाइटी में रहे शुरू से, सब तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, तो हमें पता जी है कि किस बात का क्या असर पड़ेगा। तो अगर ये बताया जाए कि भाई जिहाद का मतलब, जैसे 2011 में एक देश में करप्शन के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई, उसे नाम दिया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन। जंतर मंतर पे बैठे लोग फिर रामलीला मैदान में आए, अन्ना आंदोलन नाम उसका हो गया। तो ये क्या था? ये जिहाद थी सरकार के खिलाफ। भाई करप्शन एक बुराई मानी गई, उसके खिलाफ लोग इकट्ठा हुए। कैसी लड़ाई, लोकतंत्र में कैसी लड़ाई लड़ी जाती है? लोकतंत्र में वोट की लड़ाई है ना। तो ये जिहाद थी। इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने 1975 में, उसके खिलाफ पूरी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हो गई, एकजुट हो गई। क्या था वो जिहाद था। वही तो जिहाद है भाई। अरबी जी में एक वर्ड है, उसका हिंदी में कोई मायने होगा। लेकिन ये क्या है कि आरएसएस वालों की, आरएसएस की जो स्ट्रेटेजी है कि पहले ये एक शब्द गढ़ते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद थी, बाद में उसे विवादित ढांचा लिखना शुरू किया तो विवादित ढांचा हो गया। तो फिर वो मस्जिद थी, स्ट्रक्चर मस्जिद था, इस पर कोई विवाद नहीं था। इसी तरह 2008 में इन्होंने केरल से शुरू किया कि साहब वो लव जिहाद हो रही है, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के ले जाते हैं और जिहाद करते हैं। उसके बाद वो तमाम तरह की जिहाद निकल आई है। मीडिया उसमें साथ देता है, इसलिए साथ देता है कि वो एक एजेंडे से, मीडिया कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चला नहीं देगी जहां भावनाएं ना हो। उसमें हम जैसे आप जैसे लोग हैं। जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत पहले एक बात थी देशभक्ति, वो बोले यूसुफ कभी ये मत कहना मैं तो देशभक्त हूं, आप कहो कि मैं देश प्रेमी हूं।
तो हम भी स्टूडेंट थे, हमने कहा सर इसमें फर्क बताइए, क्या फर्क? बोले देखो, भक्ति हम जिसकी करते हैं, हम उसके खिलाफ या उसकी अगर कोई गलती भी होती है, उस गलती को भी हमें तस्लीम करना पड़ता है, उसकी हमें हाँ मिलानी पड़ती है। हम जिससे प्यार करते हैं, हम उसके उसी गलतियों पर टोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश जो है वो अपने आप नहीं चलता है, देश को सरकार चलाती है, सरकार लोगों से बनती है, लोगों की एक सोच होती है, वो सोच अच्छी और बुरी हो सकती है। तो अगर सत्ता में बैठे हुए लोग कोई ऐसा फैसला करते हैं जिसका असर देश पर पड़ सकता है, देश की बड़ी आबादी पर पड़ सकता है, उल्टा पड़ सकता है, तो देश प्रेमी उसकी मुखालफत करेगा, और देशभक्त जो होगा वो उसके साथ खड़ा रहेगा, साथ जो कह जाए, जो इन्होंने कह दिया वो बिल्कुल सही है। जी उसके बाद से हमने अपने आप को कभी देशभक्त नहीं कहा, हमने कहा हम देश प्रेमी है। तो ये क्लियर हमें हमारे उस्ताद ने क्लियर किया ना। तो जो मजहबी रहनुमा है, जो बड़े बड़े मजहब के नाम पे बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, और पब्लिक के पैसे से तो संगठन चल रहे हैं, हमारे आपके चंदे से तो चलते हैं ये, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस्लाम के किसी एक्ट को लेकर के या कुरान में कही गई किसी बात को लेकर के कहीं कोई मिस इंटरप्रिटेशन है, उस मिस इंटरप्रिटेशन का सही इंटरप्रिटेशन बताया जाए, उसे प्रोपेगेट किया जाए। भाई आपके सामने मौका है, आपकी बात सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जाएगी? आप लेटर लिखिए, प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, मुख्यमंत्री को लिखिए। लोकतंत्र में कम्युनिकेशन के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। किसी जी भी देश में, भारत एक बहुत बड़ा देश, सबसे बड़ा देश है, आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश है आज की तारीख में। तो यहाँ पर अगर एक सरकार किसी एक पर्टिकुलर समाज से नफरत पाल के तो नहीं चल सकती है, ना कोई समाज सरकार के खिलाफ नफरत पाल के चल सकता रह सकता है। दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए एक ब्रिज होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो समाज की बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार की बात समाज तक पहुंचाए। बिल्कुल तो जब बिल्कुल। तक ये जी नहीं होगा, जब तक ये कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और ज्यादा उलझती रहेगी। इसके नुकसान होंगे, समाज को भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। तो जी इस स्थिति से निकलने की जरूरत है, और बजाय इख्तलाफ करने के, तलवारें खींचने के, सोच समझ के मिल बैठने की बात जरूरत है। जी जी जी। आ, शुक्रिया यूसुफ साहब। तो दोस्तों, आपने यूसुफ साहब को सुना और बहुत सारी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो मीडिया में कई बार चर्चा के दौरान रह जाती है, महमूद मदनी के इस बयान को उसे कहते हैं कि एक तरह से कैसे लिटरली समझा जाए और मीडिया उसे किस तरह से लेता है, उसको हमने यूसुफ साहब से सुना। और ये भी समझा कि माइनॉरिटी के अपने इनिशिएटिव गायब हैं, अपने बारे में जो गलतफहमी है उसे दूर करने की जो कोशिश है वो गायब है, और जो रहनुमाओं की अपनी कोशिशें हैं वो गायब हैं, और उन्हीं की वजह से ये सब अब देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपने ये समझा कि मदनी के बयान के मिस इंटरप्रिटेशन की जो वजह है वो क्या हो सकती हैं और किस तरह से माइनॉरिटी इन सब चीजों को डील कर सकता है। यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जी बहुत एपिसोड बहुत में किसी शुक्रिया। बड़ी पर्सनालिटी के साथ फिर बातचीत करेंगे और किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आदाब, शबा खैर। शुक्रिया यूसुफ साहब, थैंक यू।